साथियों जुड़ जाइए आप लोग। आइए जुड़ जाइए जल्दी जल्दी आप लोग। कुछ विशेष मुद्दों के साथ आप लोगों के साथ बात करनी है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए। जो भी हमारे साथी जुड़ गए हैं वो जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर कर दें, जिससे आगे की बातें जल्दी से जल्दी की जा सकें। नमस्ते भैया, नमस्ते। बता दीजिए आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? ओके अमन भाई, आवाज़ आ रही है, धन्यवाद भैया। संदीप भाई अकेले हैं, फिर भी मास्क इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ उन्नाव ज़िले में अगल बगल बहुत भयानक कोरोना निकले हैं। एक एक घर में 12-12, 13-13 पेशेंट निकल आए हैं हमारे घर से मुश्किल से चंद कदम की दूरी पर। और हमारा घर बहुत बिजी एरिया में है, बगल में ही सरकारी अस्पताल है, तो इस वजह से ख़ास इंस्ट्रक्शन है घर वालों के कि घर के भीतर भी रहो तब भी मास्क को बिल्कुल पैक एंड पैकेज रहो। जल्दी से जल्दी। घर में कौन सा विनय सर? घर में कीटाणु नहीं है, लेकिन क्योंकि घर के अगल बगल सरकारी अस्पताल है तो वहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। और बहुत आप तो आए हैं, देखे हैं सब। चलिए जुड़ जाइए आप लोग, तो जल्द से जल्द हम अपनी बात को शुरू करते हैं। देखिए लगभग 200 साथी जुड़ चुके हैं। जो भी लोग जुड़ चुके हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें तो जिससे हम जल्दी से अपनी बात शुरू कर सकें। नमस्ते भैया, नमस्ते। अशोक यादव भैया, याची बनना है, बीटीसी का हूँ। कोई बात नहीं, आप बीएड टीम से भी बन सकते हैं, बीटीसी से भी बन सकते हैं। जहाँ से आपको लगे कि जो लोग आपके लिए अच्छा लड़ सकते हैं आप उसकी टीम से याची बन सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि बीएड वाला बीटीसी से नहीं बन सकता है, बीटीसी वाला बीएड से नहीं बन सकता है। बशर्ते ये है कि आप जिसका भी चयन करें वो ऐसा इंसान होना चाहिए कि जो आपके लिए जो पैसा ले या जिन चीज़ों के लिए पैसा ले वो उसको सही जगह पे और सही दिशा में खर्च करे। चलिए जो भी लोग जुड़ चुके हैं वो साथी जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे। अब हम अपनी बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जो इस बीच काफ़ी तूल पे रहे, और हम लोग उन मुद्दों से थोड़ा सा आपस में मनमुटाव और खटास आई लोगों के बीच में। किसी ने कहा कि नहीं ये सही नहीं, किसी ने कहा वो सही नहीं है। अपने अपने तरह से हर किसी ने उसको आकलन किया कि क्या सही था क्या नहीं सही था। लेकिन यार मेरा जो व्यक्तिगत आकलन था या मैं जो सोचता था उस हिसाब से अगर मैंने आकलन किया तो हर किसी को, क्योंकि अपनी चीज़ या अपना हक और जिसको जो सही लगे उस हिसाब से सोचने और करने की स्वतंत्रता होती है। इसलिए जिसने भी जो किया या जिस उद्देश्य से जिस पर्पज़ से जब भी किया तो वो मेरे हिसाब से सही था या नहीं सही था, उसका आकलन आप सब अपने परिप्रेक्ष्य में करते हैं और मेरे परिप्रेक्ष्य में ये है कि वो सही था। क्योंकि अगर हर कोई अपने मुद्दे से लड़ना चाहता है तो अगर कोई और भी अपने मुद्दे से लड़ रहा था तो मेरे नज़र में गलत नहीं था। किंतु जब हमारा फिर पुनः वही मुद्दा आया कि नहीं 90-97 और बीएड और भारांक, जो कि हमारे मुख्य मुद्दे थे सिंगल बेंच से लगा के डबल बेंच से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक की, तो उन मुद्दों पर पुनः हमें हमारी टीम का या हमारे अन्य लोगों का या हमारे साथियों का या हमें स्वयं या अन्य साथियों को स्वयं आगे आना पड़ा और उसी मुद्दे पे एक साथ आगे बढ़ना पड़ा। और ना ही मैं कभी जातिवादी रहा हूँ और ना ही मुझे जातिवाद पसंद है, क्योंकि हमारे लिए मैं कर्म प्रधान आदमी हूँ, इंसान हूँ। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि एक कर्म प्रधान इंसान ही मेरी नज़र में सर्वश्रेष्ठ है। मैं धर्म प्रधान कभी नहीं रहा।
ना मैं ओबीसी SC ST और जनरल ये कभी मैंने किसी के बीच में ना कभी किया और ना मुझे ये सब करना पसंद आता है। तो इस वजह से मैं MRC या ओवरलैपिंग या अन्य मुद्दे जो भी चले उन मुद्दों को इस इस जातिगत मुद्दे से मैं कभी नहीं देखता हूँ। फिर जैसे अब मुख्य मुद्दे पे हम आते हैं जो हम कहना चाहते हैं। जैसे सबसे विवादित मुद्दा इसके बीच में रहा MRC मुद्दा, कि टीम के कुछ सदस्यों ने MRC मुद्दे पर ये क्यों किया या ये क्या नहीं किया, ओवरलैपिंग मुद्दा MRC मुद्दा। तो देखिए मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है उन्हें MRC मुद्दे से कुछ नया मिल रहा हो या टीम के लोगों को कुछ अच्छा लग रहा हो, तो हो सकता है उन्होंने MRC मुद्दे पर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब वो क्या होना है क्या नहीं होना है MRC मुद्दे पर, वो तो देखिए सारा कुछ कोर्ट से ही क्लियर है और कोर्ट से ही जो भी होगा वो होगा। हमारे आपके बीच में इससे कहने से कुछ नहीं होगा। अरुण सिंह भाई, हमारे गूगल पे पेमेंट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, आप अन्य टीम के साथियों के गूगल पे पेमेंट कर दीजिए। वो सारा का सारा पेमेंट 5 लोगों के बीच ही जाएगा और पूरी पारदर्शिता के साथ आपके बीच आएगा हमेशा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे गूगल पे आप पेमेंट करिए या इनके गूगल पे करिए। हो सकता है सर्वर की वजह से ना हो पा रहा हो या अन्य कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। पंकज सर का है, अन्य हमारे टीम के लोगों का अकाउंट है, उस पर आप कर दीजिए। इसके बाद हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि MRC मुद्दा देखिए हमारा ना कभी था और ना कभी है, ना कभी टीम के लोगों का रहेगा, क्योंकि उस पर टीम के लोगों का सिर्फ सहयोग लिया गया था और सहयोग लेने के बाद हम लोग उस मुद्दे से हट गए हैं। अब हमारा मुख्य मुद्दा 90-97 भारांक और बीएड है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, जिसका आज आप लोगों ने देखा, डबल बेंच का मुद्दा, जो हम लोग जब पिछली 6 तारीख को हम लोगों को जब माननीय पंकज कुमार जायसवाल सर की बेंच से जैसे ही हम लोगों का ऑर्डर आता है, तो हम लोगों को लगता है नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत तेज़ी से नियुक्ति पा लेंगे। और जहाँ तक कि आप सब लोगों के सहयोग से हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ भी गए थे और योग्यता एक बार जीत गई थी और शायद हम लोग जल्द ही नियुक्ति पा लेते। लेकिन कुछ ऐसा हुआ बीच में और कुछ ऐसी परिस्थितियां आईं जहां हम लोगों को ये लगा कि नहीं, हम लोगों को भी वहां अपीयर होना चाहिए, लेकिन सरकार वहां पे अच्छे से अपीयर नहीं हो पाई और स्टे लग गया और पुनः प्रक्रिया काउंसलिंग शुरू होने के बाद भी थम सी गई। तो अब डबल बेंच में जैसे मामला जब पहुंचा, सिंगल बेंच में मामला उत्तर कुंजी विवाद का पहुंचा, तो वहां पे उत्तर कुंजी विवाद में देखिए लोग अपने अपने तरह से आकलन उसका कर रहे हैं कि नहीं भाई, किसी को लगता है कि ये सही, किसी को लगता है वो सही, किसी को लगता है क्या सही। सरकार ने उस पर जो भी माना, या जो सही या जो गलत, उसके बाद में वो मामला लोगों को नहीं रास आया और लोग उसको लेके, या भर्ती फंसाओ दल उसको लेके कोर्ट पहुंचा और वहाँ पे एक मजबूत पैनल के साथ उसने पैरवी की और हमारे AG साहब वहाँ पे शायद जवाब नहीं दे पाए या किसी वजह से फंसे, तो सिंगल बेंच ने उनको स्टे दे दिया और प्रक्रिया पूरी की पूरी ज्यों की त्यों रुक गई। और पूरी प्रक्रिया वहाँ पर रुक गई। प्रक्रिया रुकने की वजह से अब मामला पूरा का पूरा शून्य होकर आके खड़ा हो गया। फिर सरकार थोड़ा सा जागी और एक्टिव हुई और डबल बेंच में आके उस प्रक्रिया को उसने चैलेंज किया कि स्टे क्यों लगा हुआ है उत्तर कुंजी विवाद पे, और वहाँ पे सरकार ने अपना मजबूती से पक्ष रखा और अपने ग्राउंड बनाए कि जो प्राइवेट पार्टियाँ थीं उन प्राइवेट पार्टियों को नहीं सुना गया, जिसकी वजह से मामला पूरा का पूरा सुना नहीं गया, कंसीडर नहीं किया गया और उस ग्राउंड पे उसको जीत मिली। और आज आप लोगों ने देखा कि सरकार को भर्ती शुरू करने का आदेश मिला है 9 जून के आदेश के तहत, कि आप 9 जून के आदेश के तहत, अर्थात 9 जून का जो आदेश था कि जिसपे सीटों को रिजर्व रखने के 37,339 सीटों को रिजर्व रख के आगे बढ़ने की बात कही गई थी, उसके तहत वो आगे बढ़ सकते हैं। उसके पश्चात अब मुद्दा जैसे डबल बेंच का ये ख़त्म हो गया, उसके बाद आते हैं हम मुख्य मुद्दे पर, सुप्रीम कोर्ट का जो मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा देखिए कट ऑफ का मुद्दा था, तो मुख्य उसी मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने हमको कट ऑफ के लिए सुप्रीम कोर्ट बुलाया। अब देखिए ये आप लोग से हम पहले से कहते आए थे कि डबल बेंच ही आखिरी लड़ाई नहीं है, हम जीतें या आप जीतें। हर कोई ये कह रहा था कि वो जीत जाएंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, हम जीत जाएंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। शायद हमेशा मैं ये पोस्ट पे लिखता आया कि देखिए जीत के चलें या हार के, सुप्रीम कोर्ट हम में से हर एक को चलना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट हम में से हर एक को इसलिए चलना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी भी लड़ाई है और कहीं ना कहीं ये, अगर शिक्षा मित्रों की नज़र से देखें तो उनकी भी एक अंतिम लड़ाई है।
तो इसलिए शिक्षा मित्रों ने उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खींचा और वहाँ पे एक बढ़िया मजबूत पैनल खड़ा किया और उस मजबूत पैनल के सहारे उन्होंने आखिरी 29 मई की सुनवाई में अपने तर्क वितर्क कुतर्क रखे सब। और उस कुतर्क में जस्टिस यूयू ललित सर ने जो जजमेंट अपना दिया और उन्होंने मांगा था कि नहीं 40-45 पे साहब आप डेटा लाइए कि कितने अभ्यर्थी पास हैं, और उस डेटा के दम बल पे शायद वो अगर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाती तो फिर, क्योंकि शायद जस्टिस ललित सर को लग रहा था कि 40-45 पे बहुत ज़्यादा 10-12 हज़ार शिक्षा मित्र होंगे, तो 40-45 पे रिजल्ट जारी करा के आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो उसके पश्चात जब मामला आगे बढ़ता है तो 9 तारीख का जब मामला आता है तो 9 तारीख को जब पुनः हम लोग उस मामले को सरेंडर कर देते हैं, ऐसा हम लोगों को लगा था कि नहीं अब इस मामले पे कुछ नहीं होगा और प्रक्रिया ज्यों की त्यों रहेगी, क्योंकि नई एक आईए गई थी तो ये आईए उसी में टैग हो जाएगी। फिर भी हमारी टीम में के लोगों ने ये निर्णय लिया कि एक सीनियर अधिवक्ता को खड़ा कर देते हैं जिससे कोई दुविधा ना आने पाए। हम लोगों ने वी मोहना मैम को खड़ा किया और वी मोहना मैम ने अच्छे से अपना पक्ष भी रखा, लेकिन यूयू ललित साहब के न होने की वजह से या सॉलिसिटर जनरल के न होने की वजह से वो मामला उतने अच्छे से वहाँ पे नहीं कंसीडर कराया गया और मामले पे सरकार ने कोर्ट ने 37,339 पदों को रोकने का आदेश दे दिया। अब मुख्य आते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पे कि रोकने का आदेश दे दिया है, उसके आगे अब क्या होगा। देखिए सिंगल बेंच का जजमेंट अगर किसी हमारे भाई ने पढ़ा होगा तो सिंगल बेंच का जो जजमेंट था वो किसी भी फैक्ट या देखिए जजमेंट हमेशा 2 तरह से बनते हैं, या तो फैक्ट पे बनते हैं या तो लॉज पे बनते हैं। या तो आप उस पर लॉ एंड ऑर्डर अप्लाई करिए और या तो आपके जो उसके फैक्ट हों उनको अप्लाई करिए। तो जब आप सिंगल बेंच का जजमेंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ना ही वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, मतलब वहाँ पे कोई रूल भी नहीं है और ना ही कोई फैक्ट है। वो टोटली मिस्टीरियस जजमेंट है कि उस पर जो भी जज साहब ने अपने तर्क पाए थे, जिस हिसाब से उनको 40-45 लगा था उस हिसाब से उन्होंने 40-45 बहाल कर दिया। उस जजमेंट में ना ही आनंद बनाम स्टेट का कहीं पे जिक्र है, ना ही आपकी नियमावली का, विज्ञापन का, रूल 14(1)(x), रूल 9(a), रूल 8(a), जिनके तहत आपको सारे पावर मिले हैं, स्टेट को सारे पावर हैं, उनका कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। तो 148 पेज के भारी भरकम जजमेंट में उन्होंने बीएड को भी टारगेट किया और बहुत से साथी उस बीएड को टारगेट होने से ये कहने लगे कि नहीं बीएड बाहर हो जाएगा, सारे अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव हुए हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन बीएड के मामले में मैं हमेशा एक चीज़ कहता आया हूँ कि देखिए बीएड को जो कहता है कि बीएड रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के थ्रू अंदर आया है, तो वो सारी दुविधाएँ आपकी जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी अगर आप डबल बेंच का जजमेंट पढ़ेंगे। डबल बेंच के जजमेंट में माननीय हमारे न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और कौंडेश सर ने साफ साफ कहा है कि बीएड एक चीज़ समझिएगा, जब आप परीक्षा में अपीयर हुए, जिस दिन आप परीक्षा में अपीयर हुए थे उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ परीक्षा को पास करना था। ठीक, हमारा 22वां संशोधन जो है बेसिक शिक्षा नियमावली का 22वां संशोधन परीक्षा में जैसे ही हम पास करने के लिए सिर्फ है कि वहाँ पर बीएड इसलिए होना चाहिए था क्योंकि आपको तब परीक्षा पास करनी थी, तब आपके क्वालिटी पॉइंट का कोई यूज़ नहीं था। आप परीक्षा में पहले चरण में पास करिए, जब आप परीक्षा पास कर लेंगे तब आप 23वें, 24वें, 25वें के तहत क्वालिटी पॉइंट में आएंगे। तो सरकार ने उसी के तहत 22वें संशोधन के तहत बीएड को शामिल कर लिया और जब बीएड परीक्षा में पास हो गया तो फिर सरकार ने 9 जनवरी 2019 को भारत के 1981 बेसिक शिक्षा नियमावली में 23वां संशोधन किया। उसके बाद 9 मार्च को 24वां संशोधन किया। उसके बाद शायद 5 जून को या 3 जून को 25वां संशोधन कर दिया। जिन संशोधनों के तहत उसने देखिए 23वें संशोधन में सरकार ने थोड़ी सी गलती की और जल्दबाजी में 23वां संशोधन किया गया, इसकी वजह से वो क्वेश्चन कर दिया गया और उस पर कुछ खामियां थी, गलतियां थी। 24वें संशोधन के तहत सरकार ने बीएड को ट्रेनी और ट्रेंड के विवाद को ख़त्म कर दिया। बीएड को उन्होंने ट्रेनी से हटा के ट्रेंड में शामिल कर दिया। इस वजह से आपका वो विवाद भी ख़त्म हो गया कि नहीं आप ट्रेनी हैं या ट्रेंड हैं। किसी के कहने पे मत जाया करिए आप लोग। कोई आके आपसे कह दे कि नहीं कौवा कान ले गया, तो ऐसा नहीं कि कौवा कान ले गया, पहले आप एक बार अपना कान टटोल के देख लीजिए कि कान है कि नहीं है। पहले आप एक बार अपना कान टटोल के देख लीजिए कि कान है कि नहीं है। ठीक, जब आपने टटोल के देख लिया कि नहीं भाई कान है, तो आप उसकी बात पे क्यों भरोसा कर रहे हैं कि कौवा कान ले गया। आप 24वां संशोधन उठा के पढ़ लीजिए, उस पर आपको
आपको ट्रेनी और ट्रेंड के विवाद से मुक्ति मिल गई। और 25वां जो आपका संशोधन है बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का, उसके तहत आपके क्वालिटी पॉइंट कैसे जुड़ेंगे इस चीज़ का जिक्र हो गया। अब ये दोनों के दोनों संशोधन कब किए गए? जब आपका फाइनल नोटिफिकेशन आना था उसके पहले। ठीक, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव कहाँ से हुआ? हमें किसी को नहीं समझाना है। देखिए, ना हमें यहाँ पे आपको समझाना है, आप हमारे साथी हैं, ना हमें यहाँ पे शिक्षा मित्रों को समझाना है कि शिक्षा मित्र को हम समझाएं तो हम सर खपाएं तो वो समझ जाएं तो हमारे लिए अच्छी अच्छी बात लिखें। हमें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को समझाना है, वहाँ से हमें जीत कराना है और हमें अंततः अपनी नियुक्ति लेनी है। एक पद पर हमें भी नियुक्ति मिलेगी, एक पर आपको भी नियुक्ति मिलेगी। देखिए, धन्नू यादव जी पूछ रहे हैं एमआरसी पर क्या हुआ। देखिए, एमआरसी पर अब टीम के सदस्यों का कोई स्टैंड, कोई मतलब नहीं है। जैसा कि पहले कहा गया था कि हम एमआरसी पर आपकी रिट आपकी फाइल होने के बाद अन्य जो आपके साथी हैं वो एमआरसी पर आपके लिए लड़ेंगे, आप उनसे संपर्क करिए, वो आपके लिए केस लड़ रहे हैं। और हम अपने मुख्य मुद्दे 90-97 बीएड और भारांक के मुद्दे पर अपनी टीम के और अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हुआ बीएड मुद्दा। तो जो साथी कह रहे हैं कि नहीं बीएड मुद्दे पर आप ट्रेनी ट्रेंड का विवाद है या ये है सारी चीज़ें, तो बीएड मुद्दे पर कोई भी विवाद नहीं है। बीएड डायरेक्टली नॉट रेट्रोस्पेक्टिव है। बीएड पूरी तरह से एलिजिबिलिटी के साथ अंदर आया है, कुछ भी इस पर रेट्रोस्पेक्टिव जैसा नहीं है। जब आप 70 पेज का वो जजमेंट पढ़ेंगे जो माननीय पंकज कुमार जायसवाल सर की बेंच से आया है, उन्होंने वहाँ पर भी बीएड को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर दिया है, तो आप लोग उसके लिए थोड़ा सा निश्चिंत रहें। अब मुख्य मुद्दा आता है सुप्रीम कोर्ट का कट ऑफ मुद्दा और भारांक मुद्दा। आप लोगों को यहाँ पे याद होगा कि जब हमारे ऊपर बीएड का प्रहार किया जा रहा था तो हम लोगों ने उस प्रहार से बचने के लिए, देखिए, जब आपको कोई मारता है, मान लीजिए आपके घर पे कोई एक थप्पड़ आपको मारता है, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है धोखे में मारा जाए तो पहला थप्पड़ आपके पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि वो मारने जा रहा है तो आप कुछ प्रोटेक्शन लेते हैं, हाथ से, डंडे से, किसी भी चीज़ से प्रोटेक्शन लेते हैं। तो अब हमें भी ये चीज़ लग रहा है कि जब बीएड के मुद्दे को टारगेट किया गया है तो हमें भी कोई ना कोई प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रोटेक्शन के तहत हमारा अन्य मुद्दा होगा, उस मुद्दे को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसके तहत हम आएंगे आगे। और इसके पैरेलल में हमारा मुख्य मुद्दा जो 90-97 का है, उस मुद्दे पर मैं पुनः यही कहना चाहूँगा कि 90-97 का जजमेंट किसी से बोलकर नहीं लिखवाया गया है, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन ये है कि आपकी बात को रखने के लिए, देखिए, मैं एज अ पर्सन वहाँ पर अपीयर होकर आपकी बात को नहीं रख सकता हूँ कि हम वहाँ पे जाएं और अपनी बात जज साहब के सामने रख दें। तो हमारी बात को रखने का एक मीडियम ही है हमारे अधिवक्ता। और आज जो भी जजमेंट बन के आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, चाहे वो 29 मई का हो, चाहे वो 6 जून का हो, ये दोनों के दोनों जजमेंट मिस्टीरियस हैं। आप अगर ये जजमेंट पढ़िए तो इन जजमेंट को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये जजमेंट पूरी तरह से कोर्ट को अंधेरे में रख के करवाए गए हैं। उस जजमेंट को आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये लग रहा है कि कोर्ट को अभी यही नहीं पता चला है कि ये वैकेंसी जो है ये असिस्टेंट टीचर की है या पैरा टीचर्स की है। और जब तक ये बात कोर्ट को क्लेरिफाई नहीं होगी कि ये वैकेंसी पैरा टीचर्स के समायोजन निरस्त होने के बाद असिस्टेंट टीचर के लिए है, तब तक ये कोई भी मामला क्लियर होता नहीं आएगा और पूरा का पूरा कोर्ट एक तरह से मिस्टीरियस रहेगा, उसको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो देखिए, मैं आपसे बार बार कहता आया हूँ कि डबल बेंच में जो हम लोगों ने केस जीता, इसको सिर्फ और सिर्फ आनंद बनाम स्टेट को डिफाइन करके जीता। आपको याद होगा जब हम डबल बेंच में केस लड़ रहे थे तो हमारा जो भी सीनियर अधिवक्ता आता था, चाहे वो प्रशांत चंद्रा साहब हों, चाहे वो जयदीप नारायण माथुर सर हों, चाहे वो हमारे महाधिवक्ता महोदय हों, कालिया सर हों, जो भी अधिवक्ता आया उसने सबसे पहले आनंद कुमार यादव बनाम स्टेट से ही अपने आर्गू शुरू किए। क्योंकि देखिए, ये जो 1,37,000 पद हैं, इन पदों का सृजन कहाँ से हुआ और ये पद किस तरह से आगे भरे जाएंगे, ये दोनों बातें उसी जजमेंट से क्लियर हो रही हैं। और वो एपेक्स कोर्ट का एक जजमेंट है, उसको डिनाई करना हमारे आपके बस की बात नहीं है। और एपेक्स कोर्ट अपने जजमेंट को पुनः डिनाई नहीं कर सकती है, ये आप भी जानते हैं। तो जब हमारी देखिए, सबसे पहले जब हमारी हियरिंग शुरू होगी तो हमारा पहला टारगेट होगा आनंद कुमार बनाम स्टेट को डिफाइन करना। जिस दिन आप आनंद कुमार यादव बनाम स्टेट को डिफाइन कर लेंगे, उस दिन आपका पूरा का पूरा केस डबल बेंच के जैसे आपके पाले में आ जाएगा। आप एक चीज़ गौर करिए ज़रा कि जब सिंगल बेंच की बहस हो रही थी तो सिर्फ और सिर्फ बहस होती थी क्वालिटी एजुकेशन पे
कि साहब अगर 60-65 लग गया तो क्वालिटी एजुकेशन आ जाएगी, बच्चों को उनका अधिकार मिल जाएगा, बच्चे अच्छे अच्छे मास्टरों से पढ़ेंगे। 90-97 वाले ज़्यादा पास मतलब ज़्यादा नंबर पाए हैं कि 60-65 वाले ज़्यादा पाए हैं। टोटली एक बेस होता था सिर्फ और सिर्फ बेस होता था कि हम 90-97 को लेके बहस कर रहे थे कि 90-97 पे हमको क्या करना है। वहाँ पे हमारी बहस ये होती ही नहीं थी कि सर ये वैकेंसी कहाँ से सृजित हुई हैं, कहाँ से आई हैं और किस तरह से इन पे हमारा लोकस, हमारा अधिकार है। आज शिक्षा मित्र आपसे कह देता है कि ये हमारी वैकेंसी है। कभी भी आप शिव कुमार पाठक बनाम स्टेट का केस उठा के पढ़िएगा, डबल बेंच का केस। उस केस में साफ साफ कोर्ट ने कहा है इलाहाबाद बेंच के ऑर्डर में कि जब वेल ट्रेंड बीएड और बीटीसी थे तो आपने इन लोगों का हक मार के शिक्षा मित्रों का समायोजन क्यों किया। तो ये वैकेंसी आपकी कहाँ रह गई जब कोर्ट ने आपके लोकस को खारिज कर दिया, जब कोर्ट ने हमारा लोकस वहाँ पे मेंटेन कर दिया कि वेल ट्रेंड बीएड और बीटीसी के होते हुए आपने मतलब सरकार ने इनका समायोजन कर दिया। तो ये वैकेंसी ना मेरी है ना आपकी है, ये एक ओपन रिक्रूटमेंट है। और उसी तरह से ओपन रिक्रूटमेंट में जैसे हम डबल बेंच से जीत के आए थे और उसी तरह से हमें सुप्रीम कोर्ट में भी अपने पक्ष को रख के यहाँ से जीतना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा कैसे जाएगा। देखिए, आप एक चीज़ आप सभी लोग ये याद रखिए कि सिंगल बेंच में आपको याद होगा, सिंगल बेंच से डबल बेंच में आप लोगों ने क्या क्या बदला। सिंगल बेंच में आपको याद होगा आप एज आ आईए वहाँ पे साइड में जुड़े हुए थे, आपकी तरफ से कोई अधिवक्ता नहीं था, एक अधिवक्ता आपकी लाज बचा रहे थे। बीटीसी की तरफ से तिवारी सर थे, तो उन्होंने क्या रखा क्या नहीं रखा मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जब आपकी तरफ से अधिवक्ता नहीं थे, शिक्षा मित्रों की तरफ से वही पुराना पैनल 5-5, 6-6 अधिवक्ताओं का था, तो सिंगल बेंच का जजमेंट उनके पक्ष में गया। डबल बेंच में हमने मेहनत की, आपने सहयोग किया, तो डबल बेंच का जजमेंट आपके फेवर में आया और आप सब नियुक्ति के बहुत करीब आ गए। अब क्या सुप्रीम कोर्ट में आप लोग पुनः वही चीज़ कहना चाहते हैं या वही चीज़ करना चाहते हैं जो सिंगल बेंच में हुई थी। देखिए, कोई भी केस बिना सहयोग और बिना आपका एक जो स्ट्रेटजी होती है उसके द्वारा, बिना एक प्लानिंग के कभी भी जीता नहीं जा सकता। तो प्लानिंग हमारा करने का कर्तव्य है और प्लानिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, कल टीम के सभी सदस्य 3 दिनों बाद अपने अपने घर पहुंचे हैं। 3 दिन से हम लोग अपने एओआर और कैसे क्या आगे के लिए करना है उसके लिए पूरी तरह से लगे हुए थे 3 दिन से। अब वो प्लानिंग तो हमने कर ली, लेकिन अधिवक्ताओं को खड़ा करने के लिए सहयोग आपका होना चाहिए। और शिक्षा मित्र जिस तरह से वहाँ पे अधिवक्ता होल्ड कर रहे हैं, 5-5, 6-6 अधिवक्ता उन्होंने होल्ड कर लिए हैं, तो अगर आपके अधिवक्ता नहीं होंगे तो वहाँ पे आपकी बात कौन रखेगा। तो इस वजह से जो टीम ने एक जॉइंट अकाउंट जारी किया है, हमारी आपसे पुनः सबसे निवेदन है, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, वो किसी भी टीम को सहयोग करे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बीएड लीगल टीम को ही सहयोग करे, लेकिन सहयोग करने से पहले एक बार ये ज़रूर याद कर लें कि किस टीम ने आज तक सबसे मजबूती से, देखिए हम आपसे सहयोग हम डायरेक्टली नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपका पैसा ऐसी जगह लगना चाहिए जो यूज़ में आए, जो ऐसा पैसा जाए कि जिससे वकील खड़ा हो सके, जिससे कुछ काम हो सके। वो पैसा ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जो किसी यूज़ का ना हो। आपने किसी एक टीम को पैसा दे दिया, साहब वो वकील नहीं लाते हैं, साहब उनके वकील आते हैं उनकी ब्रीफिंग नहीं होती है, या ब्रीफिंग होती है तो साहब उनके वकील ही नहीं आते हैं, उनके वकील लिंक से हट जाते हैं, या क्या चीज़ें होती हैं। अब आप लोग पिछला 6 तारीख का जजमेंट उठा के देखिए तो वहाँ पे वी मोहना मैम के अलावा शायद किसी के आर्गू भी नहीं नोट हैं, क्या चीज़ें हुई मुझे नहीं पता है। लेकिन हम टोटली यही चाहते हैं, बीएड हो, बीटीसी हो, कोई भी पक्ष हो, वो किसी पर भी भरोसा कर सकता है, लेकिन जिस पर वो भरोसा करे उस आदमी से वो ठोंक के कहे कि नहीं भाई आपको हमने पैसा दिया है तो आप वकील उतारिए, वहाँ पे सीनियर उतारिए। जब तक आप, और सीनियर ऐसे नहीं उतारिए कि वहाँ पे जाके आपने खाली खड़ा कर दिया, वो फोटो देखें और चले आएँ। सीनियर को आप बाकायदा ब्रीफिंग के सहित उतारिए। कल हमारी टीम ने ये निर्णय लिया है कि 14 जुलाई की आगामी डेट के पूर्व हम लोग कम से कम 5 से 6 बार अपने ओआर के बीच पे बैठेंगे। कोरोना के थोड़ा सा संक्रमण ज़्यादा हो गया है, इस वजह से हम 5 लोग और हमारे टीम के जो एओआर हैं, अगर जूम ऐप से सभी लोग जुड़ पाते हैं तो सभी लोग, अन्यथा की स्थिति में हम अपने एओआर से जुड़ के और कम से कम 5 से 6 बार मैं उनको 14 तारीख के पहले ब्रीफिंग करूँगा। हम सब लोग ब्रीफ करेंगे, जिससे सारा का सारा मामला अब कोर्ट के सामने ओपन होना बहुत ज़रूरी है कि साहब वेटेज क्या है, साहब बीएड क्या है, साहब कट ऑफ क्या है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ समझिए कि ये पद होल्ड कर दिए गए हैं तो ये पद उनको दे दिए गए हैं। पद होल्ड करने का मतलब पद किसी को देना नहीं होता है।
और ये आप दिमाग से कतई कतई निकाल दीजिए कि पद आपके 37,339 किसी को भी दिए जा सकते हैं। देखिए, एक भर्ती पे 2 मानक कभी अप्लाई नहीं हो सकते हैं। आप किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, याद करिए आज के 15 साल 10 साल पहले, 10 साल पहले कक्षा 5, 10, 6 में पढ़ते होंगे, 12 में पढ़ते होंगे, तो क्या वहाँ पे 40 बच्चों की क्लास में 20 बच्चों के लिए न्यूनतम अर्हतांक दूसरा होता था और बचे 20 बच्चों के लिए दूसरा होता था? कि नहीं, 20 बच्चे 60 नंबर पे पास हो जाएंगे और बच्चे 20 बच्चे बहुत अच्छे हैं तो 90 नंबर पे पास होंगे? ऐसा कभी नहीं होता था। तो कुछ लीगल फैक्ट हैं जिनके बल पे हम पुनः वापसी करेंगे। और वापसी क्या, देखिए अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जिससे हम आप डर रहे हो। बस इतनी समस्याएं आई हैं कि हमारा अधिवक्ता वहाँ पे मौजूद नहीं था और हम लोग एक टॉप सीनियर पैनल नहीं खड़ा कर पाए, या हमारी तरफ से शुरुआत में श्याम दीवान सर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद बजट ना होने की वजह से हमको भी मोहना मैम को उतारना पड़ा। आगामी सुनवाई में हमारा लोगों का ये मत है कि कम से कम 4 से 5 सीनियर्स का पैनल एक उतार दिया जाए। तो अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हम कम से कम इस पैनल को उतारने में सक्षम होंगे। और मैं पुनः कह रहा हूँ कि स्ट्रेटजी हमारी होगी, तैयारी हमारी होगी, लेकिन सहयोग आप लोगों का होगा। जैसे ही आप लोगों का सहयोग होगा तो उसी हिसाब से हमारी तैयारी होगी। साफ सी बात है, देखिए जितना हम घोलेंगे उतना ही मीठा होगा। ये कभी नहीं हो सकता है कि आप घोलें नहीं और मीठा भी हो जाए। अरे भाई क्यों फ़ोन कर रहे हो यार आप लोग? हाँ, देखिए साफ सी बात है कि हम घोले भी ना और मीठा भी हो जाए। आप लोगों ने देखा सिंगल बेंच में हम लोग सिर्फ सरकार भरोसे लड़ रहे थे तो चीज़ें क्या हुई क्या नहीं हुई, और शायद सिंगल बेंच का ही ये नतीजा है कि आज हम लोग इस स्थिति में आके खड़े हैं कि 1.5 साल बाद जिला अलॉट होने के बाद सबको सबका जिला मिल गया, सबको सबकी काउंसलिंग डेट मिल गई कि किस दिन किसको काउंसलिंग कराने जाना है, लेकिन आज भी हम लोग उसी तरह से बेरोजगार बैठे हैं। देखिए हम आपको आश्वस्त तो नहीं, लेकिन आप हमारे ऊपर इसलिए भरोसा कर सकते हैं क्योंकि डबल बेंच में जब ऑर्डर आया था तो अरे भाई ऐसे ऐसे लोग हैं वास्तव में। डबल बेंच में जब ऑर्डर आया था तो आप लोगों को याद होगा कि मैं अपनी पोस्ट लिखता था और शायद उन्हीं पोस्टों के परिपेक्ष में ऑर्डर आया था कि उन्हीं पोस्टों के परिपेक्ष में ऑर्डर आया कि हम लोगों ने बताया, मतलब मैंने अपनी पोस्टों के माध्यम से बताया कि आनंद कुमार यादव बनाम स्टेट जो है वो इस केस की जान है और नियमावली विज्ञापन सरकार को पूरा पावर दे रहा है कि सरकार कभी भी कुछ भी कर सकती है। और हम इन्हीं के साथ में कुछ नए तथ्य अभी जो हमने डबल बेंच में नहीं खोले थे, आपके नियमावली में ही विज्ञप्त तथ्य हैं, उनको हम अपने अंतिम पड़ाव सुप्रीम कोर्ट में लाना चाह रहे हैं और हम लाएंगे। और आप लोग भरोसा रखिए कि हम लोग शुभम सिंह भैया कह रहे हैं एमआरसी पर भेदभाव हो गया। भैया कोई भेदभाव नहीं है। देखिए हम पहले से ही कहते आए थे, सभी लोग कहते आए थे, टीम के अन्य सदस्य भी, कि हर किसी को अपना हक लड़ने की। देखिए आपके घर में जैसे 5 लोग हैं, बहुत सीधी सी बात समझिएगा, तो 5 लोगों में ज़रूरी नहीं है कि पाँचों का एक मत हो। ठीक, कुछ लोगों को दाल अच्छी लगती होगी तो कुछ को पनीर अच्छा लगता होगा और कुछ को आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती होगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो घर के सदस्य नहीं रहते हैं। घर के 5 सदस्य हैं, लेकिन किसी किसी को कुछ अच्छा अलग लग जाता होगा। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे मत बिल्कुल भी अलग नहीं है, लेकिन किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ। आज जब हमको एक रास्ते पे चलना है तो हम उसी एक रास्ते पे आगे बढ़ने आए हैं और आपको एक पाथ तैयार करके दे दिया गया है। अन्य लोग आपके केस की पैरवी कर रहे हैं। ठीक, तो अब भाई फ़ोन काटने पर भी आप लोग, हाँ, तो अब आते हैं देखिए याची प्रक्रिया पे। बहुत सारे लोग मतलब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि याची प्रक्रिया किस हिसाब से चलाई जा रही है और क्या चीज़ें हो रही हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में याची प्रक्रिया 2 हिसाब से चल रही है। एक प्रक्रिया है जो हम 90-97 हमारा कट ऑफ है, इसको हम बचाने के लिए याची बन के आए हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ वहाँ पे हम पार्टी नहीं है तो आप कैसे पक्ष रखोगे। भाई एक चीज़ बताओ, डबल बेंच में आप पार्टी बने कि नहीं बने? डबल बेंच ने आपको माना या नहीं माना कि आपका हित प्रभावित हो रहा है? आपके वकीलों में ने डबल बेंच में अपना पक्ष रखा या नहीं रखा? अब जब आप डबल बेंच में पार्टी हैं तो सुप्रीम कोर्ट में देखिए रिजवान आपको डायरेक्ट पार्टी कभी नहीं बनाएगा। ये नहीं हो सकता कि रिजवान अखिलेश कुमार शुक्ला जी को पार्टी बना दे, या रिजवान विनय प्रताप सिंह जी को पार्टी बना दे, या रिजवान पंकज कुमार वर्मा जी को पार्टी बना दे, या रिजवान अंशुमान सिंह जी को पार्टी बना दे।
रिजवान हम लोगों को पार्टी डायरेक्ट कभी नहीं बनाएगा, रिजवान सिर्फ और सिर्फ स्टेट को पार्टी बनाएगा। स्टेट के पैरेलल में आपको चलना है, क्योंकि आप स्टेट के साथ में लड़ रहे हैं। आप डबल बेंच में पार्टी थे, आप वहाँ भी आपका हित प्रभावित हो रहा है, आप पार्टी बनेंगे, आप अपने आईए के माध्यम से जाएंगे, डब्ल्यूपीसी के माध्यम से जाएंगे, जुड़ेंगे, आप पार्टी बनेंगे। उसके कह देने से या रिजवान के कह देने से कुछ नहीं होता है, ठीक कि आप पार्टी नहीं है। रिजवान तो ये भी कह रहे थे कि डबल बेंच में तुमको पक्ष नहीं रखने देंगे, तुमको पार्टी नहीं बनने देंगे। क्या हुआ? जजमेंट आपके सामने है, ठीक है। अब आते हैं किन मुद्दों पर हम याची प्रक्रिया को बना रहे हैं या किन मुद्दों पर हम याची बनाएंगे। देखिए 90-97 हमारा प्रमुख मुद्दा है। 90-97 के मुद्दे पर हमारी याची प्रक्रिया चल रही है और याची बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो कुछ अचयनित भाई रह गए हैं, अचयनित का मतलब मैं सीधा सीधा कहना चाहूँगा जो हमारी जिला वरीयता सूची में नहीं आ पाए हैं, वो कट ऑफ उत्तीर्ण हैं किंतु जिला वरीयता सूची में नहीं आ पाए हैं, तो उनके लिए टीम ने जैसा कि पहले कहा था कि हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो देखिए उसके लिए हम लोग 2 ग्राउंड लेके लड़ाई लड़ेंगे। पहले तो हमारा प्रयास होगा 22,000 सीटें जुड़वाने का। अगर प्रथम प्रयास के तहत 22,000 सीटें जुड़ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब एक चीज़ यहाँ पे लेकिन दिक्कत ये आएगी कि सीट जोड़ना सरकार का काम है। हाँ, तो हम पहला प्रयास करेंगे कि सीटें जुड़ जाएं। अगर सीट नहीं जुड़ती हैं इन केस 1%, तो हम सीधा वहाँ पर याची राहत की बात करेंगे कि साहब हमारे जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं ये सरकार के मानक प्राप्त 90-97 उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। इन्होंने 90-97 और सरकार के सभी मानकों को प्राप्त किया है, लेकिन आज ये जिला आवंटन सूची में नहीं है, क्योंकि ये 1,37,000 जो पद हैं ये 6 महीने के भीतर भोला प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के तहत भरे जाने थे और 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं, ये पद अभी तक नहीं भरे गए हैं। आगामी कितने दिनों बाद भर्ती आएगी ये पता नहीं है। तो अगर आप सीट नहीं जोड़ रहे हैं तो आप हमारे पिटिशनर्स को रिलीफ दे दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। वहाँ पर हमारे 2 ग्राउंड ये रहेंगे कि पहले प्रयास हमारा रहेगा कि 22,000 जुड़ जाएं सीधा, और जिसको भी फ़ायदा मिलना हो मिल जाएगा। अगर इन केस मान लीजिए वहाँ से हम डगमगाते हैं थोड़ा बहुत भी, तो हम पिटिशनर रिलीफ की पूरी तरह से वहाँ पे गुजारिश करेंगे, ठीक। अब आते हैं अग्रिम रणनीति पे कि हमारी अग्रिम रणनीति कैसी क्या होगी, किस हिसाब से हम चीज़ों को करेंगे। देखिए टीम 3 दिनों से लखनऊ में थी, कल ही शाम को सब लोग अपने अपने घरों में पहुँचे हैं। मैं 1 दिन पहले से गया हुआ था, अखिलेश भैया 2 दिन पहले आए थे। तो अग्रिम रणनीति के तहत ये तय हुआ है कि उसी तरह से जैसे डबल बेंच में हमने केस को लड़ा, पूरी तरह से तत्परता से हम पुनः केस को लड़ेंगे और वकीलों के बीच में बने रहेंगे, आपको दिखेंगे। और उसमें हम लोग ये रणनीति लेके चल रहे हैं कि अलग अलग लगभग हमें 3, 4 से 5 जैसा हमारा बजट करेगा, जैसा आप लोगों का सहयोग आएगा उस हिसाब से कम हम 4 और अधिकतम 5 अधिवक्ता उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस हिसाब से आप लोगों का बजट आएगा उस हिसाब से कार्य को किया जाएगा। और उस रणनीति के तहत हमारा मान लीजिए अधिवक्ता जब उतरेगा तो 2 अधिवक्ता हमारे कट ऑफ के लिए सिर्फ प्रिपेयर किए जाएंगे, अन्य लगभग 1-1, 2-2 अधिवक्ता जो होंगे वो अन्य मुद्दों के लिए प्रिपेयर किए जाएंगे। उनके साथ में मैं परमानेंट मौजूद रहूँगा, पिछली बार की तरह जैसे यहाँ पर हम नेहा मैम के साथ मौजूद रहते थे, वहाँ हम अपने व्यवहार के माध्यम से मौजूद रहेंगे। और हर कदम पे, क्योंकि देखिए हम जजमेंट पे बिल्कुल भी निराशित नहीं है। आप ये मत समझिए कि हमारा सब कुछ मतलब, देखिए डबल बेंच का जजमेंट क्या है, डबल बेंच के जजमेंट का हमें सिर्फ रक्षण करना है और डबल बेंच का जजमेंट पूरी तरह से लॉ और फैक्ट पे है। आप वहाँ कुछ भी झूठ बोल के नहीं लिखा के लाए हैं कि हम झूठ बोल के लिखा के लाए कि साहब 2 सगे भाई थे, एक उसमें पास हो गया, एक उसमें फेल हो गया। फर्जी की बातें वहाँ नहीं लिखी। आप जजमेंट उठा के पढ़ेंगे, वहाँ टोटली एपेक्स कोर्ट के अंडर में जो भी डायरेक्शंस हुए हैं उनके तहत ही आपका जजमेंट लिखा गया है। और ना ही आप नियमावली को फाड़ के फेंक देंगे, ना ही आप विज्ञापन को फाड़ के फेंक देंगे। आप कुछ भी फाड़ के नहीं फेंक सकते हैं। तो हमारा जजमेंट उसी तरह से पुनः उस जजमेंट की सुरक्षा के लिए हमारा पैनल खड़ा हो। इसके लिए हम यही चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीम का सहयोग करें, जिससे कि हम एक मजबूत पैनल के साथ में सिंगल बेंच वाली हालत ना हो हमारी कि नहीं हमारे पास हमारी बात रखने के लिए पैनल ही ना हो। क्योंकि देखिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है कोर्ट के ऊपर। आप देखिए शिक्षा मित्र 6-6 वकील उतार के खड़े हो रहे हैं, तथ्य सिर्फ एक ही वकील को रखना है, जबकि उनके पास फैक्ट नहीं है। वो ये नहीं बता सकते हैं कि नहीं आनंद कुमार स्टेट में कहा गया है कि दोनों भर्तियों को एक तरह से होना है, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकली प्रेशर बना रहे हैं कोर्ट के ऊपर, क्योंकि इतने सीनियर खड़े हो गए माय लॉर्ड, इसका मतलब ये केस सीनियर्स के माध्यम से बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा केस है। और ये इस चीज़ से निपटने के लिए हमें क्या करना है, हमें भी अपना पैनल खड़ा करना है, एक मजबूत ऐसा पैनल, सशक्त पैनल जो हमारी बात को वहाँ पर रख सके।
और उसको हम ब्रीफ करेंगे, उसकी तैयारी हम कराएंगे, उसकी तैयारी टीम कराएगी, आप लोग कराएंगे उसकी तैयारी। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो साथी हैं, देखिए अब कोई भी साथी ये समझिए कि 69,000 के तहत 67,883 लोग आपकी लड़ाई के भीतर हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको चयन सूची की सुरक्षा करनी है, और उसी चयन सूची की सुरक्षा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और नियुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो आपको ये करना है कि अब आप बताइए, अगर 67,883 में से सिर्फ 5,000 लोग इस टीम का सहयोग कर दें, या जो भी टीम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस टीम का, जो भी ऐसी टीम जो आपको लग रहा हो कि नहीं उसने डबल बेंच में सबसे अच्छा पक्ष रखा और वो हमारे लिए सबसे अच्छा लड़ सकती है, उस टीम का सहयोग कर दें, तो क्या इस केस को आसानी से नहीं निकाला जा सकता है? बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। आप जजमेंट पुराने जो भी ये हुए हैं, ये क्या कहते हैं, आपका 2 दिन के जो ऑर्डर आए हैं माननीय एपेक्स कोर्ट के, आप उन ऑर्डर्स को पढ़ के देखिए तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कोर्ट अभी खुद ही मिस्टीरियस है, कोर्ट को खुद ही नहीं पता है कि नहीं ये मामला है क्या, है ना। तो इस वजह से मैं यही चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में टीम का सहयोग करें, जिससे कि हम अपने मुद्दे को कम से कम, अब इस परिस्थिति में हमको बिल्कुल भी, देखिए डबल बेंच से इनकेस अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ होता तो एक बार आपके पास रिटर्निंग मौका होता, लेकिन एपेक्स कोर्ट से आपको रिटर्निंग मौका नहीं मिलेगा। एक फाइनल प्रहार आपको करना है, और क्योंकि आप डबल बेंच के जीते हैं, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर होना चाहिए, और उस कॉन्फिडेंस के साथ में आपको उस जजमेंट की, उस चयन सूची की सुरक्षा करनी है। आपको कुछ नया नहीं लाना है। जिस दिन हम डबल बेंच के आदेश पे बहस कराएंगे उस दिन सब कुछ खुल के आ जाएगा कोर्ट के सामने। भाई डबल बेंच के आदेश पे ही तो बहस होगी, जिस दिन ओपन हियरिंग होगी उस दिन डबल बेंच के आदेश पे बहस होगी कि साहब डबल बेंच का आदेश सही है या गलत है। और खुद आप लोग सोचिए साइकोलॉजिकली कि डबल बेंच का आदेश कहीं से गलत नहीं। मैं पुनः पुनः कहता आया हूँ कि अगर कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे लगाया गया होता और उसके बाद ये फ्लैक्सेशन किया जाता तो उसको बचाना असंभव था। 68,500 की भर्ती में यही हुआ, पहले 40-45 लगा, फिर 30-33 लगा, फिर 40-45 लगा, इस वजह से वो क्वैश हो गया, ख़त्म काम। लेकिन यहाँ पर 0 हमारे केस की धार है। आनंद बनाम स्टेट नियमावली और विज्ञापन रूल 14(1)(x), रूल 8(a), इसके तहत सरकार को पूरा अधिकार है, और सरकार उसी अधिकार का प्रयोग करके आप लोगों को बचा के लाई है। हम सब साथी, हमारा मजबूत पैनल एक जजमेंट लिखा कर लाया है जिसकी की सुरक्षा हमें करनी है, और उसकी सुरक्षा में आपका सहयोग होगा, और हमारी नीति, रणनीति, कूटनीति, जो भी आप कह लें, वो रहेगा। इसके पश्चात लगभग हमारी बातें देखिए ख़त्म हो गई हैं। अब आप लोगों के यदि कोई प्रश्न हो, हाँ एक मुद्दा आता है कि पेपर लीक प्रकरण पे सरकार क्या करना चाह रही है या क्या होना चाह रहा है आगे। तो देखिए पेपर लीक प्रकरण पे हमें नहीं लगता है कि अब भर्ती प्रक्रिया निरस्त होगी, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया मानी सिंगल बेंच, डबल बेंच से होती हुई एपेक्स कोर्ट पहुंच चुकी है, और इस पर जो भी फ्रॉडियर लोग आए हैं वो फ्रॉडियर लोग डेली का डेली पकड़े जा रहे हैं, डेली का डेली पकड़े जा रहे हैं और बाहर किए जा रहे हैं। तो पूरी भर्ती प्रक्रिया तो शायद निरस्त नहीं होगी, लेकिन जो भी फ्रॉडियल गिरी किया होगा वो तो ज़रूर, जाहिर सी बात है, उस पर मुकदमा लिखा जाएगा और बाहर किया जाएगा उसको। तो अब हमारी बातें लगभग कंप्लीट हो गई हैं। आप अगर कोई प्रश्न है तो आप 2 मिनट 5 मिनट के अंदर पूछ लीजिए, जिससे कि वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए। पूजा श्रीवास्तव कह रहे हैं एसएम के लॉयर गुमराह करने में कामयाब हो जाते हैं। देखिए गुमराह करने में कामयाब तब हो जाते हैं जब आपका पैनल वहाँ पे खड़ा नहीं होता है। आपको याद होगा सिंगल बेंच में आपका पैनल नहीं था तो गुमराह करने में कामयाब हो गए, डबल बेंच में आपका पैनल था तो गुमराह करने में कामयाब नहीं हुए। वही हमें करना है। हाँ रविशंकर जी, चयनित लोग ही आची बनेंगे, चयनित लोग भी नहीं, चयनित लोग ही। घनश्याम कश्यप जी, हम ही ब्रीफिंग करेंगे, आप परेशान मत होइए, हम मौजूद रहेंगे। मॉडिफिकेशन की अपील शायद आज जा चुकी है। हाँ देखिए मॉडिफिकेशन के बारे में कहना चाह रहे हैं कि मॉडिफिकेशन की अपील है वो शायद सरकार की आज फाइल हो गई होगी, शाम तक फाइल होनी थी, और मॉडिफिकेशन की अपील फाइल होने के बाद सरकार वहाँ से एंटरिम रिलीफ लेने का पूरा प्रयास करेगी। अगर एंटरिम रिलीफ मिल जाती है तो भर्ती प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। शामपाल जी, हाँ याची बनने का प्रोसेस चल रहा है। राजू मिश्रा जी, जय श्री राम भैया। बबलू गिरी जी, देखिए लिस्ट कब आएगी?
मेन है अभी तो याची प्रक्रिया आपकी खोली गई है, सभी लोग अलग अलग तरह से याची बनाए जाएंगे। 90-97 के मुद्दे पे अलग याची आएंगे और 22,000 सीटों के लिए अलग से जो WPC इस पर अपील जानी है उसके अलग याची रहेंगे। तो दोनों के अलग अलग याची रहेंगे, इस वजह से दोनों की अपीलें जब फाइल हो जाएंगी आप लोगों को पता चल जाएगा, आप याची नंबर किसी भी टीम के सदस्य से ले सकते हैं। अजय संकवार जी, नहीं, अगर किसी ने पहले सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर याची शुल्क पेड कर दिया है तो वो याची शुल्क नहीं दे, अगर वो चाहता है तो टीम को सहयोग कर सकता है। देवेंद्र प्रताप जी, मॉडिफिकेशन पे ओरल आर्गूमेंट ही होता है, लेकिन फिजिकल कोर्ट नहीं चल रही, वर्चुअल कोर्ट चल रही, इस वजह से आर्गूमेंट जो भी होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे। अचयनित याची, हाँ श्यामपाल जी, अचयनित याची ही बनेंगे। भर्ती कब तक हो सकती है? जब तक देखिए वहाँ से निकलेगी नहीं तब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। एपेक्स कोर्ट अभी पदों को होल्ड किए हुआ है, इस वजह से सरकार बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी जब तक पद उसको पूरे नहीं मिल जाएंगे। लालचंद्र जी, बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल बन सकते हैं 22,000 में, मैं बता तो रहा हूँ। प्रमोद यादव जी, 22,000 के लिए ही मैं बोल तो आया हूँ, आप हमारे वीडियो को पॉज करके पीछे से देख लीजिए। विपिन चौधरी जी, बिल्कुल बन सकते हैं, चयनित लोग याची बन सकते हैं, 22,000 सीटों के लिए वही जा रहे हैं हम। रवि दिवाकर जी, यूजीसी की रिपोर्ट का अब इंतजार नहीं करेगी सरकार, क्योंकि सरकार सिंगल बेंच के ऑर्डर पे स्टे ले चुकी है, स्टे ले चुकी है। श्यामपाल जी, आप बार बार पूछ रहे हैं, बिल्कुल कह रहा हूँ, क्या बनेगा क्या नहीं ये तो कोर्ट के ऊपर है, लेकिन हम एक अपील फाइल करेंगे, ये हमारे ऊपर है। देखिए एनओसी मैटर पे आदित्य चौधरी जी, याची लाभ की एक परिस्थिति बन के आई है, एनओसी मैटर पे याची लाभ दिया जा रहा है और अभी हालांकि उस पर सिर्फ 7 या 8 लोग हैं शायद। हाँ घनश्याम कश्यप जी, मैं पुनः कहता आया हूँ कि आप बीटीसी हैं या बीएड हैं, नन मैटर, हमारा सिर्फ एक मुद्दा है 90-97। राम राम भाई, राम राम। चलिए ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए इस वजह से हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं और आप लोगों से पुनः निवेदन है कि आप लोग सहयोग करिए जिससे कि हम अपनी मजबूत रणनीति के साथ आगे निकल पाएँ और पुनः आपके बीच में अन्य मुद्दों के साथ जब कभी मौका मिलेगा तो पुनः लाइव रहूँगा। धन्यवाद।